अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? तो वेलकम करते हैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में। सबसे पहले अगर बात करें, मैं अपना अगर बता दूं बैकग्राउंड, तो मैं खुद एसी से क्वालिफाइड हूँ। मेजरली मैंने सारे पेपर तकरीबन केएनएस से पढ़े हैं। एक आध पेपर का सिर्फ मैंने एक क्रैश कोर्स दिया था, 6 जो है कि दिन का। बाकी जो कुछ पेपर किए हैं वो मैंने सेल्फ पे किए हैं। सेल्फ में वन ऑफ द एसबीएल और ट्रिपल ए मेरे आते हैं, जो कि मैंने मेजरली सेल्फ पे किए थे, और मैंने दोनों साथ में देखे, एंड में निकाले हैं पेपर। और प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बस बात करें तो मैंने केपीएमजी से अपनी जर्नी शुरू करी थी एज एन इंटर्नी। उसके बाद मैंने केएनएस में भी ज्वाइन किया था, मेरे कुछ पेपर भी रहते थे, तो साथ साथ ही पेपर भी कर रहा था और टीचिंग की साइड भी लग गया। क्वालिफाइड होने के बाद मैंने ईवाई में मैंने ज्वाइन किया। कुछ टाइम ईवाई में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं फर्गूसन के साथ काम कर रहा हूँ, और अच्छा खासा एक्सपोजर मुझे मिल रहा है। तो कुछ मिथ, कुछ कहानियां कि एससीसीए को फॉर्म में नहीं मिलती, या कोई भी बात, तो मैं आपके सामने हूँ। अगर करंटली देखा जाए तो बिग फोर के हिसाब से हमारे पास जो बिग थ्री पाकिस्तान में अवेलेबल हैं फॉर्म्स में, सबका चक्कर लगा चुका हूँ, और वन ऑफ द बिग फोर टॉप पे जो हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल वर्ल्ड पे आती है, तो एएफएफ में अभी काम में कर रहा हूँ। तो कुछ ये मिथ हो जाएंगी, और ये मेरा जो वो है कि जो मिथ आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो कि मिथ हैं। और जो है कि मेरा ये आपका एक एक्सपोजर, मुझे मेरा जो है कि आपको एक प्रोफाइल मिल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी जर्नी क्या रही है। आज का अगर हम एजेंडा देखें, हमारा एजेंडा क्या होगा मेरे भाई? हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, एसबीएल का प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था। अच्छा, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी आप जो देने जाएंगे उसके हिसाब से शायद रिलेवेंट ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरे एसबीएल के बच्चे को कम से कम ये तो पता हो कि प्रीवियसली एसबीएल क्या था। वो हम यहाँ पे देखेंगे इस स्लाइड में। करंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएल जो कि रिलेवेंट है। अब आप कंपेयर कर पाएंगे यार, प्रीवियसली क्या क्या होता था, अब क्या होता था, क्यों। अच्छा, बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल में आपको क्या फायदा हो रहा होगा, जो आगे आप क्लासेस लेते जाएंगे, जब आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास लेंगे, जब आपके पास पेपर्स जो होंगे ना, देखें मेरा बेटा, अभी आप प्रैक्टिस जो करते हैं मेनली, वो आप करते हैं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से। शुरू के जो फंडामेंटल्स के पेपर हो गए, आप ज्यादातर किट्स करके आते हैं। प्रोफेशनल में आप किट्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तो आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अगर जाएंगे ना, तो आपके पास 15 16, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 16 से 17 जो है कि आपके पास पास पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगे। तो दूसरे पेपर्स की तो फिर भी आप शायद हो सकता है ऑडिट के लिए आप किट फॉलो कर लें, आप 80 सवाल, 70 से 80 सवाल, 50 भी सवाल अगर कर लेते हैं, इससे होता क्या है, जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, उतने मैक्सिमम आपके जहन में आपके पास सिनेरियोज आ जाते हैं। जितने आप ज्यादा सिनेरियोज करेंगे, उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, और उतनी ही चीजें आपको लर्निंग के लिए मिल रही होंगी। तो एसबीएल की अगर देखा जाए तो आप सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, आपको अगर मैं बोलूँ सिर्फ एसबीएल, क्योंकि एसबीएल में रैपिडली चेंजेस भी आपके आते रहे हैं। प्रीवियसली बैकग्राउंड में आपको मैं यही बताता रहूंगा कि P1 P3 होते थे, फिर मर्ज करके एक पेपर आपका बना दिया गया। तो हम कहीं ना कहीं पास पेपर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, आपकी बुक की नॉलेज को रिप्लेस करने के लिए हम उस उन पास पेपर्स को देख रहे होंगे, जो कि आपके पास बैकग्राउंड को जो समझने के लिए थोड़ा बहुत वहां के लिए आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा, कि भाई हम वो चीजें जब कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको आपको लग रहा है कि हम ये क्या चीज कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम ये देख रहे होंगे, क्योंकि आपका एसबीएल का जो एग्जाम है वो आपका डिफरेंट है आपके अदर पेपर्स के हिसाब से। तो वो डिफरेंट क्या है, वो भी हम चीजों को देख रहे होंगे। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, हम जो भी डिफरेंशियल पॉइंट्स होंगे दूसरे पेपर से, उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आइदर कुछ बेनिफिशियल है या कुछ हमारे लिए वो हर्डल्स पैदा कर सकते हैं। एसबीएल पासिंग रेशो को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका पेपर स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे होंगे। टूर ऑफ सीबीई प्लेटफॉर्म, आपको सीबीई प्लेटफॉर्म का टूर कराया जाएगा मेरे भाई। रीजन ऑफ फेल्यूर्स को हम देख रहे होंगे, क्यों बच्चा अगर फेल होता है तो क्यों होता है, हम उस चीज को भी देख रहे होंगे। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023,
कुछ चेंजेस आपके आए थे वो भी हम देख रहे होंगे, उनका क्या इम्पेक्ट होगा या क्या इम्पेक्ट है, कोई इम्पेक्ट नहीं है, वो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या मेरा बेटा, स्टडी प्लान की चीजों को किस तरीके से लेके चलना है। ये कुछ आपका आज का हो जाएगा एजेंडा, ये सारी चीजें हम आज की आपकी ओरिएंटेशन क्लास में हम जो है कि कवर कर रहे होंगे। अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप चैट बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, भाई एसबीएल क्या था पहले। प्रीवियसली इट वाज P1 एंड P3। जो आपका एससीसीए की पूरी जर्नी थी, पहले 18 जो है कि आपके पेपर्स माने जाते थे, जो P1 P3 थे। कंपलसरी में आपके अभी दो आ जाते हैं, दो आपके ऑप्शनल आ जाते हैं। वैसे कंपलसरी में आपके कितने आ जाते थे, तीन आ जाते थे और दो आपके पास ऑप्शनल होते थे। तो वेयर P1 P3 जो आपके कंपलसरी थे उनको मर्ज करके क्या बना दिया गया एसबीएल। और आज आज टोटल 17 पेपर्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जो बच्चा मैट्रिक से या प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग से आ रहा है, जिसके FA1 FA2 एग्जाम्प्ट नहीं है, जिसके MA1 MA2 या FA1 FA2 एग्जाम्प्ट नहीं है, जो फाउंडेशन लेवल से आ रहे हैं उसके। नहीं तो आपके कितने पेपर माने जाते हैं, 13 पेपर सभी माने जाते हैं। P1 आपका क्या था, गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स। और P3 आपका क्या था, बिजनेस एनालिसिस। जहाँ पे आप दोनों चीजें मिक्स करके, अच्छा क्या, अब आपके यहाँ पे हो सकता है ऐसा सवाल आता हूँ, क्या सर लेट सपोज 500 पेजेस की P3 थी, P3 की बुक थी, 500 पेजेस की P1 की बुक थी, मर्ज करके 1000 पेजेस की बना दी गई। नहीं बेटा, जो चीजें यहाँ पे इरेलेवेंट थी P3 की वो हटा दी गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रख दी गई। यहाँ पे जो इरेलेवेंट थी वो चीजें हटा के आपके पास यहाँ पे रख दी गई। लेट सपोज सब आपके लिए चीजें समराइज कर दी गई, कोई पोर्शन ज्यादा रख दिया गया P3 का। लेट सपोज P1 में ज्यादातर एथिक्स की चीजें हैं। अगर आपने और कोई आपके अपने प्रोफेशनल के एग्जाम दिए तो आपको पता चल गया होगा कि हर आपके प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ ना कुछ एथिक्स वगैरह का पार्ट अभी इंक्लूडेड है। तो वो कहीं ना कहीं पूरी आपकी प्रोफेशनल की जर्नी में स्प्रेड कर दिए गए हैं। तो वैसा कोई सिनेरियो नहीं है कि पूरा ही सिलेबस बढ़ा दिया गया है। वेरे अगर आप देखेंगे तो इस बिल का सिलेबस आपको किसी और प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से ज्यादा नहीं लगेगा। और अभी समराइज, हर टीचर की अपनी खासियत होती है, मैंने अपने हिसाब से समराइज नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से वो चीजें आपके लिए समराइज कर दी गई हैं। एसबीएल इज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2018। उसके पहले क्या होता था, P1 एंड P3 का होता था। इट वाज 4 आवर्स बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली। ये आपका वाहिद वाहिद स्पेसिफिक ये पेपर होता था जो आपका 4 आवर्स बेस्ड होता था, जिसमें बच्चे एग्जॉस्ट भी हो जाते थे। वे सबकी अपनी कहानी है। दूसरे पेपर के लिए बच्चे बोलते थे कि 3 घंटे, सवा 3 घंटे भाई इनफ नहीं है, हमारी चीजें रह रही हैं। जब एसबीएल में आते हैं तो बच्चे बोलते हैं 4 आवर बहुत ज्यादा है, 4 आवर्स भाई और क्या करें। मतलब इसमें मैं तो ये कंक्लूड करूंगा कि हम वो जो है बच्चे हैं, वो कौम है, वो इंसान जात वो है कि किसी हालत में खुश हमें रहना नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब दिया था मैंने अच्छे से 4 घंटों को यूटिलाइज किया था, क्योंकि भाई मुझे रोज रोज नहीं देना था। मुझे याद है, आज भी याद है, 15 से 16 मार्क्स की लास्ट जो है की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको सवा घंटे तबीयत से प्रेजेंटेशन स्लाइड जो उसमें, क्योंकि वो एक फॉर्मेट भी हैं जिसपे हम बात कर रहे होंगे आपकी चीजों के लिए लेके। फॉर्मेट्स में प्रेजेंटेशन स्लाइड एक ऐसा वाहिद एक जो है कि फॉर्मेट था जो कि न्यू था, मैंने तबीयत से उसको बैठ के करा था। ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब हम चीज़ों को लेके ले सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन बच्चे उसको भी नेगेटिव लेते थे। और एसी से क्या करता है, आपसे रेगुलरली फीडबैक्स ले रहा होता है, तो बच्चे उसमें यही बोलते थे कि हम एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं भाई, 4 घंटे बहुत हैं, ज्यादा है, ये है। अब आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर तो आपके लिए 2 घंटे भी बहुत ज्यादा है मेरा बेटा। तो क्या यही वजह होगी कि मतलब एसीसी ने फिर इसको चेंज कर दिया गया। अभी करंट आपका ये फॉर्मेट 4 आवर्स का नहीं है। इट वॉज नॉट प्री सीन बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली टिल जून 2023। जून 2023 तक ये आपका प्री सीन बेस्ड एग्जाम नहीं होता था। वेरे जब हम कंपेयर नीचे आके करंट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपका प्री सीन बेस्ड एग्जाम है ये।
देयर वर ओनली 4 marks when it was P1 and P3. 4 marks फॉर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल स्किल्स के जो आपके मार्क्स होते थे वो 4 marks होते थे सिर्फ पूरे एग्जाम के। बाकी 96 का टेक्निकल होता था। वेर अभी स्ट्रक्चर क्या है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आपके 20 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं जो आपके करंट स्ट्रक्चर में ये चीजें कवर हो रही होंगी। कंपेरिजन आपका हो रहा होगा दोनों के बीच में। इट इज ऑन वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। अच्छा, ये एक अलग खासियत है कि आपका एक ही केस बेस्ड स्टडी आता है। वेर एज अगर मैं दूसरे पेपर को ऑडिट को ले लूं, भाई अगर उसमें 3 सवाल आते हैं, पहले सवाल में उसने एक सिनेरियो बना दिया, आपने अपना माइंड भाई पूरा सेट किया है इस पे, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी उसने 3 से 4 रिक्वायरमेंट बनाई थी, आपने 3 से 4 रिक्वायरमेंट एक मिनट की फुलफिल कर दी, उसी जोन में आप खड़े हुए हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन 2 पे आएंगे, नहीं नया सिनेरियो, नहीं कहानी आपके लिए आएगी, उसमें आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स लिखनी पड़ेगी। फिर जब आप थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आपको उसको समझना पड़ेगा सिनेरियो। कई कई बार सिनेरियो में समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आपके पास वन इंटीग्रेटेड केस स्टडी होती है। एक ही केस स्टडी होती है जिसमें से आपके लिए रिक्वायरमेंट्स बना दी जाती हैं। और प्री सीन के बाद तो आपके पास ये फायदा है कि आपके पास इंडस्ट्री बैकग्राउंड, आपके पास कंपनी का बैकग्राउंड पहले से ही आपको पता है। 2 हफ्ते पहले आप अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हैं, उन अच्छे से उन चीजों को नो हाउ ले सकते हैं। इट इज नाउ ऑफ 3 hours and 15 minutes टाइम ड्यूरेशन। पेपर आपका अब ये जो है कि 3.25 घंटे का, जैसे नॉर्मल आपके हैं वैसे ही हैं। क्योंकि आपके पास क्या होता था, जो आपके पास पहले केस स्टडी का डेटा होता था वो आपको एग्जाम के दिन पे ही मिलता था, जो अच्छा खासा डेटा होता है। 10 से 12 पेजेस का नॉर्मल अब पेरिफिन आपका आता है वो, क्योंकि आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। क्योंकि वो पहले एग्जाम के दिन पे होता था, जिसके लिए आपको टोटल कितने मार्क्स, बेटा पहले 4 hours का होता था, अब 3 घंटे कितने मिनट का है, 15 मिनट का है, तो 45 मिनट्स का। जिसके लिए पहले एग्जामिनर आपको लाइव ड्यूरिंग द एग्जाम्स, आपको एग्जाम के टाइम पे आपको 45 मिनट देता था, भाई इसमें ही पढ़ो, इसमें ही समझो, और इसमें ही आपको अपना डेटा निकालो, इसमें ही अपना आंसर को ढूंढो। वेर उसके लिए अब आपको 2 हफ्ते पहले से ही वो डेटा दे रहा है, तो यही कहीं ना कहीं से आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा। नाउ इट इज प्रीसीन बेस्ड एग्जाम फ्रॉम सितंबर 2023। आप देखेंगे तो ऊपर वाले आपके पॉइंट्स जो थे उनसे कंपैरिजन चल रहा है। देयर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क्स। पहले कितने होते थे, जब आपके ये P1 P3 होते थे, अब आपके लिए ये क्या है, 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, जो कि आपके लिए कैश मार्क्स हैं। जब आप पहली क्लास देखेंगे तो उसमें ही मैंने आपके भाई प्रोफेशनल मार्क्स कवर कर लिए हैं, ताकि आपको पहले से ही नो हाउ हो जब हम पास पेपर्स करें, ताकि आपको डेफिनेशन वाइज आपकी चीजें पता हो। तो आपके लिए वो कैश मार्क्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपको पता होगी। एक मिनट बाद होगा तो रिक्वायरमेंट्स में ही बताता है कि भाई आपको क्या चीज फुलफिल करनी है इस प्रोफेशनल स्किल मार्क को टेकल करने के लिए। अब हम इन पॉइंट्स पे एनालिसिस में आपको बातों बातों में चीजें बता भी चुका हूँ, और अब हम इन पे एनालाइज करते हैं कि हैं तो सही भाई, डिफरेंस भी हैं, ठीक है। इन पे एनालाइज करते हैं कि क्या चीजें हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर हमारे लिए नेगेटिव है। क्या है भाई, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल सिनेरियो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है भाई, अब आप ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, आपके पास 3 सवाल आ रहे हैं, तो आपको उसमें क्या सोचना है, कैसे करना है। आपको मल्टीपल सिनेरियोज को, मल्टीपल आपको जिस एक कर लिया उसको समझ के फिर दूसरे पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ही बार अगर सिनेरियो समझ आ गया, आपने अच्छे से चीजें समझ ली, तो आप उसको वो अच्छे से टेकल कर सकते हैं। It is pre-scene based exam. When it was 4 hours based exam, this pre-scene material is given during the live exam, and we had 45 minutes to read this material, and now we have 2 weeks. ये भी बात मैं आपको ऊपर पॉइंट पढ़ते वक्त भी बता चुका था कि भाई पहले आपको लाइव एग्जाम में सिर्फ 45 मिनट्स मिलते थे, अब आपको मेरे 2 हफ्ते मिलते हैं पूरे उसी डेटा को पढ़ने के लिए। देखिए, जितना आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं चीजों को पॉजिटिव करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। एसीसी की जर्नी में आप आए हैं, आपको प्रोफेशनल के एग्जाम देने हैं।
एसबीएल इज नॉट एन ऑप्शनल एग्जाम। तो आपको सिर्फ सीवी में अपनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं डालना। जो चीजें आप नहीं, आपके जो लिमिट के, आपकी लिमिटेशन के बाहर हैं, तो आपको उनको पॉजिटिव लेके, आपको ऑप्टिमिस्टिक रह के उनको टैकल करना ही होगा। मैं इनको पॉजिटिव बना के नहीं दिखा रहा, ये पॉजिटिव हैं। आपका माइंड उनको हो सकता है नेगेटिव लेके चल रहा हो, तो आपको भी क्या लेके चलना है, इन चीजों को पॉजिटिव लेके चलना है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। कहीं ना कहीं अगर माइंड में ये नेगेटिव पॉइंट बने हुए होंगे, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा हुणे आ बेटा, हुणे आ, आता रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको तो आप लाख रुपए दे रहे हो ना, उसको तो आप लाख रुपए दे रहे हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा फेल है, जाहिर सी बात है, मेरी रेपुटेशन का सवाल है, और मैं नहीं चार्ज करता दोबारा दोबारा आने वाले बच्चों को, तो मेरा कोई उस चीज में फायदा नहीं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप दोबारा आए भाई, मैं दोबारा फीस रिकवर करूँ, नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल के लेके जाएं। उस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको ये चीजें, जो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपको कम से कम पॉजिटिव जरूर लेना होंगे, आपको पेपर, आपका एग्जाम ये शुरू करने से पहले। यहाँ पे आपके वेरियस फॉर्मेट्स आते हैं भाई। रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग नोट्स, मेमो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, प्रेस रिलीज, ईमेल, लेटर, पीआईडी, प्रोजेक्शन, इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट्स भी हम कवर कर रहे होंगे, लेकिन फॉर्मेट्स का फायदा क्या है, वो एनालिसिस ये देखें। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट योर आंसर, whereas if there is no not any format, you have to think by yourself and it will take your टाइम which we can't afford during this time। मैं आपको अपनी जर्नी की अगर एग्जांपल दूं, मेरा एक प्रोफेशनल का एग्जाम ऐसा ही था। मैंने पहली पहली बार दिया था, गाइडेंस अच्छे से नहीं ली थी, जुर्म खानी में दे के गए थे भाई। पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ मैंने इसमें ही लगा दिया कि भाई शुरू कैसे करना है। एसबीएल नहीं था फॉर श्योर, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा वो पेपर रुका भी था, एसबीएल हालांकि मेरा नहीं रुका। मैंने वो बंड मार दिया 15 से 20 मिनट, मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करूँ। प्रोफेशनल का ही एग्जाम था, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करूँ। अगर आप एसबीएल का देखें, तो आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही बता देता है कि भाई ब्रीफिंग नोट बना के दे दे मुझे। आपने प्रैक्टिस करी होगी भाई, ब्रीफिंग नोट कैसे बनता है, मेमो कैसे बनता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड कैसे बनानी है। आप धड़ाधड़, आपको कोई मॉडल आपसे पूछा हुआ है, आगे चल के आप जैसे मॉडल्स पढ़ेंगे, आपको याद होगा पहले ही मॉडल्स भी आपके लिए, जो कि एक आपको फ्रेम बना के देते हैं, ढांचा जिसको हम बोलते हैं ना, आपको दे देता है कि भाई ये चीजें हैं। आपने क्या, लेट सपोज ब्रीफिंग पेपर नहीं है भाई, बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, टू दे फ्रॉम सब्जेक्ट लिख लिख के देते थे, वैसा ही भाई एक फॉर्मेट होता है। आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, आपने लिख लिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए चीजें आसान होंगी, आपके लिए एक डायरेक्शन। आप ये नहीं सोचेंगे आपको क्या कैसे शुरू करना है। आपको भाई फॉर्मेट दे दिया, उसने कोई मॉडल पूछ लिया, आपको मॉडल का भाई पेस्टल, लेट सपोज मैं डिस्कस करता हूँ, आपको याद है कि पेस्टल है, पी फॉर पॉलिटिकल है, ई फॉर भाई इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, लीगल है। आपको सब पता चल गया, आपने धड़ाधड़ लिख दिया भाई पॉलिटिकल ये करके। अब आपको जैसे ही कोई पॉलिटिकल का पॉइंट आपको एग्जामिनर की, आपकी प्री सीन आपने पढ़ा हुआ है, याद है, या आपको एग्जामिनर ने एग्जिबिट में कुछ डेटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया भाई उसके अंडर पॉलिटिकल के हेडिंग में, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। 10 मिनट में लेट सपोज आप ये चीज कार्रवाई आप कर लेते हो, तो उसके बाद आप अपना पॉइंट डालोगे, 5 से 10 मिनट और लगा दिया आपने। 10 से 12 तकरीबन, अगर पेस्टल पूछ रहा है तो आपसे तकरीबन वो पूछ सकता है 10 से, आपके पास 14 से 15 मार्क्स का वो पूछ सकता है, तो आपने वो मार्क टेकल कर लिए भाई। इतना आपके लिए आसान हो जाती हैं चीजें। अब ये चीजें आपके लिए आसान है, लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए। अब आपको किसी ने बोला कि भाई यार एसबीएल में तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ये वो है, आप सुन के ही परेशान हो गए। हमारे साथ ही ऐसा होता है, जब हम पढ़ रहे थे, एचबीएल इंट्रोड्यूस हो रहा था, हमें पता है गया कि भाई उसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होंगे। हम सोच रहे हैं कि हमने पावर पॉइंट पे कभी काम ही नहीं किया यार, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमें तो कुछ बनाना नहीं होता। हमें तो लगा कि हमें शायद पूरी स्लाइड्स बनानी होंगी, प्रेजेंट करना होगा, ये हो। वे ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का भी बता रहूंगा तो कोई नहीं। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का मैं अभी आपको दे देता हूँ। सबसे आपके पास हो सकता है डिफिकल्ट आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड बस लगे। भाई मैंने अभी आपकी जो ओरिएंटेशन शो करी है, सबसे पहले मैंने एजेंडा में आपको क्या बता दिया था,
बुलेट पॉइंट बना दी कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में ऐसा ही होता है भाई, स्लाइड वन में आपने ये लिख दिया, नीचे आपका स्पीकर नोट बनाया होता है, जो कि लेट सपोज मैं आपको अभी सिंपल सिंपल ये बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में क्या होता है। आपने ये हेडिंग डाल दिया, लेट सपोज एक ने आपसे पूछा हुआ है भाई 6 मार्क्स के लिए, आपने सिर्फ ये बता दिया कि भाई बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, आपने हेडिंग डाल दी कि मैं ये बता दूंगा, आपने स्पीकर नोट में आके एक पैराग्राफ रिलेटेड टू बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल में अगर मैं आता हूँ, मैंने बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट नहीं बनाऊंगा, एज एन पैराग्राफ में लिखा दूंगा। कोई ऐसा मसला नहीं होता, आपको टीचर की गाइडेंस चाहिए अच्छे से, आप अगर गाइडेंस ले लेंगे तो आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आपको अगर लेट सपोज में बता ही नहीं रहा ये चीज, फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगी। आपको पता ही नहीं है प्रेजेंटेशन को, स्लाइड को हमें कैसे टेकल करना है, आपको पता ही नहीं है ब्रीफिंग नोट कैसे लिखना है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए फिर चीजें वो क्या हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, वेरेज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके लिए फॉर्मेट्स क्या कर देते हैं, आपके लिए चीजें इजी कर देते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, भाई एक्सपेंसिव तो है। करंट आपका रेट क्या चल रहा है, 238 पाउंड्स का चल रहा है, वेयर अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स आर फॉर 170 पाउंड्स। अब आए इसको टेकल करते हैं। ओके, सपोज इट वाज नॉट मर्ज्ड एंड इट इज P1, इट इज P1 170 पाउंड, जो है कि आपका भाई पाउंड का ये पेपर होता, 170 पाउंड का ये पेपर होता, आपके टोटल कितने बन जाते मेरा बेटा, 340 का। अभी अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका ये एग्जाम है 238 पाउंड का, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है अगर हो गया हो तो। मेरा बेटा आप कितने सेव कर रहे हैं, 102 पाउंड, आपके जो कितने बन रहे हैं पाकिस्तानी रफली 35 से 36 हजार। पॉजिटिव लें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ चीजों को पॉजिटिव लें। अब आप बोलेंगे यार एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, आप ये सोचें कि अगर मर्ज ना किया गया होता, मर्ज ना किया गया होता तो फिर आपका कितना होता, और फटीक आपको पड़ती, दो पेपर आपको 1.5 लाख रुपए के करीब पड़ जाते, और आपको जाहिर सी बात है डबल फीस पढ़ने की भी दी जाती, P1 3, P1 की पढ़ने की फीस आपको अलग से देनी होती, P3 को पढ़ने की फीस आपको अलग से देनी पड़ती, तो वो आपके लिए अलग कॉस्टली होता। और क्या है, एंड इट आल्सो सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट वेयर थिंकिंग ऑफ 2 पेपर्स कुड बी चैलेंजिंग। आप 2 पेपर प्रोफेशनल के एग्जाम देने से पहले बच्चा बहुत बार सोचता है, एक तो प्रोफेशनल के एग्जाम, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्योंकि जॉब वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं 2 पेपर, और मेंटली आपको वो प्रेशर आ रहा होता है, वेर आपके पास अभी तो एज एन एक ही एग्जाम है, तो आपके पास वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है। अब मैं बार बार अगर बोल रहा हूँ कि भाई चीजें पॉजिटिव हुई हैं, आपको लग रहा होता शायद मैं जो है कि इस चीजों को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, भाई टीचर है मुझे तो मंजन बेचना है। अब मैं अपनी बात को जस्टिफाई करता हूँ। जस्टिफाई किस चीज से करते हैं, रिजल्ट्स को लेके। जस्टिफाई किस चीज को लेके करूंगा, मैं अगर बोल रहा हूँ चीजें आसान है, प्री सीन आपके लिए आसान हुआ है, आसान हुआ है, मैं वो जस्टिफाई कैसे करूंगा। अब आप पासिंग रेशो देखें, मेरे भाई आप पासिंग रेशो को सिर्फ देखें, क्या आ रहा है, आपका प्री सीन कब से हुआ है, आपका प्री सीन कब से हुआ है, सितंबर 2023, जून तक ये नहीं था। अच्छा, सितंबर में ये आपके लिए क्योंकि नया पेपर था, बच्चे जाहिर सी बात है हल्डर हल्डर में होंगे, न्यू चीज हम बायस कौन हम चेंज को वो नहीं करते, तो 50 फिर भी मुनासिब आया। उसके बाद प्रीवियसली आपको कहीं पे 52 रेशो देखा है, कहीं पे भी आपने नहीं देखा, ये देखें 52। अच्छा, ये भी अपडेटेड नहीं है, कब तक आ रहे हैं, मार्च आए, आपको अपडेटेड में दिखा देता हूँ मेरा भाई। ये देखें मेरे भाई 52, लास्ट में तो आपका ये देखें 53। ये आपका ऑनलाइन में पासिंग रेट्स खोल के बैठा हूँ, सितंबर 2024 जो अपडेटेड लिस्ट है 53। किसी भी आपका एग्जाम का इतना रेशो नहीं गया 53। अब देखें ये है एसडीएल के पास रेशो, जो ग्लोबल पास रेशो है आपका, पासिंग रेशो 53 सबसे ज्यादा आपका गया है। अगर ये है, मैं अपनी पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि चीजें आपके लिए बच्चों के लिए वो क्या हुई हैं,
आसान हुई हैं, बस आप उन चीजों को अपने तरीके से अच्छे तरीके से लेके चलें। अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखें कंपैरिजन में एसबीएल का आपको सबसे ज्यादा पासिंग रेशो मिलेगा। ट्रिपल ए का पता नहीं क्यों ही बिल्कुल बहुत कम होता है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। 38 49 कहीं पे भी आपको एसबीएल के कंपैरिजन में मिल रहा है, ये देखें। एसबीएल आपको सबसे टॉप पे ही मिलेगा। तो इस 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 इससे मैं क्या एनालिसिस कर सकता हूँ अपनी, कि भाई एसबीएल आपके सब प्रोफेशनल एग्जाम से आपका इजी एग्जाम है। ऐसे ही बेटा एनालिसिस करते हैं ना, आप डेटा को लेके ही आप एनालाइज करते हो, तो मैं इस तरीके से आपको एनालाइज कर रहा हूँ, अपनी चीजों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब हम आते हैं भाई अपने पेपर स्ट्रक्चर पे। भाई आपका पेपर स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एसबीएल एग्जाम भाई 100 मार्क्स का है, जो नॉर्मल आपका हर पेपर है। आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50 मार्क्स, 50% आपका आएगा तो पासिंग रेश पासिंग है, आप पास हो जाएंगे। जैसे आपका नॉर्मल सब पेपर्स में है, वैसे ही है ये भी चीज। लेकिन फंडामेंटल के कुछ बच्चे अगर आ रहे हैं तो मेरे भाई आपके पास जो है कि अब 80 टेक्निकल मार्क्स हैं और 20 आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल मार्क्स में आपके पास क्या आ जाते हैं? एक सेकंड बेटा। प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास 20 प्रोफेशनल मार्क्स आ जाते हैं, जिसमें आपके प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट होते हैं। कम्युनिकेशन, कमर्शियल अक्यूमेन, एनालिसिस, स्केप्टिज्म, एवोल्यूशन। आपका भाई बात करने का तरीका कैसा है, लहजा कैसा है, आपके पास बिजनेस की नॉलेज कैसी है, आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, आपका स्केप्टिज्म लेवल क्या है, आपका क्वेश्चनिंग माइंड क्या है, आपका एवोल्यूशन का, आप चीजों को कैसे एवोल्यूट करते हैं। आपको दो कंपैरिजन आपको दिए गए हैं, तो आप उनमें से कैसे आप चीजों को एवोल्यूट करके आप डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। ये आपका पेपर स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है। उसके बाद प्री सीन इंफॉर्मेशन विल बी रिलीज 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम सिटिंग। आपके पास 2 हफ्ते पहले, 14 दिन पहले आपके पास क्या आ जाएगी? प्री सीन मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जिन जिन्होंने आपने अपना एग्जाम बुक किया होगा उनके पास आपके पास आ जाएगा भाई। The pre-scene contains background and contextual information on the fictitious, on the fictitious, इस वर्ड को मैंने हाईलाइट पहले भी किया है, तो हाईलाइट किए चीजों को आपको ध्यान में रखना है। fictitious organization that the exam will be based on the industry in which it operates। fictitious जो है कि ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाएगी, that the exam will be based on and the industry in which it operates, जिसमें आपको एग्जाम में भी आपको वही सिनेरियो दिया गया होगा, और इंडस्ट्री, लेट सपोज प्रीवियसली अभी रिसेंटली जो अटेम्प्ट हुई है आपने, इन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री था, और उसमें आपको एक कंपनी का सिनेरियो दे दिया गया कि भाई ये आपकी कंपनी है, इसका ये हालात चल रहे हैं, उसमें आपको मल्टीपल चीजों को टेकल करना था। Students are expected to familiarize themselves with the pre-scene information in advance of the exam, ठीक है, making sure that they understand the term of concept that are included within the pre-scene। अच्छा, pre-scene का मतलब क्या है देखें। अब लास्ट प्री सीन में क्या मैंने आपको बताया, एग्जाम में क्या हुआ, इवेंट मैनेजमेंट। बेटा आपको नहीं पता इवेंट कैसे मैनेजमेंट होते हैं, आपकी कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी तो नहीं है, छोटे मोटे आपने घर के काम काज कर दिए, कभी डेकोरेशन कर दी, कभी ये कर दिया। आपको बिजनेस के बारे में नो हाउ नहीं है, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पेट इंडस्ट्री आई है, एयरलाइन इंडस्ट्री आपकी आई है। बेटा आपने अगर कभी पेट पाला ही नहीं है, लेट सपोज मुझे शौक नहीं है पेट पालने का, मुझे क्या पता होगा उन टर्मिनोलॉजीज का, मुझे क्या पता पेट को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके इलाज का क्या करना है, उसकी कैसे जो है कि देखभाल करनी है, उसको कैसे चीजों को ट्रीट करना है, मुझे आइडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री, भाई मैंने कभी अगर ट्रेवल ही नहीं किया एयरलाइन में तो मुझे क्या पता होगा, मुझे क्या पता होगा। चलो ट्रेवल भी कर लिया, मुझे उसके बिजनेस का तो नहीं पता ना, मुझे सिर्फ पता है कि भाई ट्रेवल करना है, टिकट ले लिया, इंटरनेशनल टिकट का क्या सीन है, इंटरनेशनल अगर लेना है तो क्या सीन है, डोमेस्टिक का क्या सीन है, मुझे उसके बिजनेस का तो नहीं पता ना। प्री सीन में आप चीजों को समझ लेते हैं, जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होती है उसमें आप समझ लेते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, फेमिलराइज कर लेते हैं, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। कोई ऐसे वक्त ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारी डिक्शनरी जो है कि हमारी डंब हो जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं,
पहले ही हम उन चीजों को समझ सकते हैं ताकि एग्जाम में वो चीज हमारे लिए न्यू ना हो। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च इनटू द इंडस्ट्री दैट इज कवर्ड इन द प्रीवियस। भाई आपको लेट सपोज कार इंडस्ट्री दे दिया आपने, टोयोटा को भाई खदेड़ दिया आपने, इंडस मोटर को खड़े खदेड़ दिया आपने, जो है कि डेटा चूज कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई आप उसने जो है कि आपके लिए फिक्टिशियस भाई सिनेरियो बनाया है। नहीं है कि भाई कार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जो है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है, आपने उस पे ही मतलब फर्दर उसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाना है, आपको प्री सीन के हद तक ही रहना है। उसको जितना एनालाइज कर सकते हो, जिसको उसको जितना आप याद कर सकते हो, आपको याद हो कि जब आप एग्जाम में आपके पास एग्जामिनर रिक्वायरमेंट्स बनाएगा या एग्जिबिट में कोई ऐसा डेटा दे रहा है तो आपके लिए कहोगे ये चीज मैंने कहाँ पे किस हेडिंग के अंडर में पढ़ी थी, किस जगह पढ़ी थी प्रीसीन में, ताकि आपके पास प्रीसीन डेटा एग्जाम के ड्यूरिंग द एग्जाम भी आपको अवेलेबल होगा। तो वहां पे आप जाके उन चीजों को, अगर ऐसी डेटा है आप कॉपी पेस्ट करके अपना आंसर बना सकते हो, तो वो भी आप बनाना आपके लिए इजी हो। The examination is based on integrated case study. The exam itself will contain further information relating to the fictitious organization in the pre-scene जो आपको in the form of exhibit। अब बेटा ऐसा नहीं है एग्जामिनर ने आपको पूरा ही पूरा पेपर पूरा ही पूरा सिनेरियो दे दिया, नहीं, कुछ ना कुछ डेटा आपको वो एग्जाम डे पे देगा। वैसे भी ऐसा होता था, आपको डेटा देता था फिर एग्जिबिट्स बना के चीजें दे देता था, या रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा अलग से दे देता था जब ये प्री सीन भी नहीं होता था। अब प्रीसीन में आपको अच्छा खासा डेटा दे देगा, फिर आपको थोड़ा बहुत और एग्जिबिट के फॉर्म में थोड़ा बहुत डेटा दे देगा, और उससे ही अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स वो बना रहा होगा। द इंफॉर्मेशन could be from a range of sources such as extract of meetings, board reports and spreadsheets। ये आपके लिए क्या बना देगा, एग्जिबिट्स का ऐसा समझिए हेडिंग्स बना देगा कि भाई बोर्ड की मीटिंग्स में आई है, रिपोर्ट निकली है, कोई ऐसी स्प्रेडशीट क्या कोई ऐसी न्यूज पेपर्स में डेटा आया है कुछ, वो अपना एग्जिबिट्स की हेडिंग्स बना देगा। Each exam will contain three tasks with a varying number of marks। अच्छा प्रीवियसली क्या होता था, आपके पास एक ही विंडो सिर्फ खोलती थी। ये हो सकता है पास पेपर में आपको ये कहीं चीज मिले, तो आपको बता देना, इजी आपके लिए इजी हो जाएगा। आपके पास एक ही विंडो होती थी, और उसी में ही आपके एग्जिबिट्स आ रहे होते थे, उसी में ही आपके पास पूरा 100 मार्क्स के लिए टास्क आपके पास एक ही होता था। आप उसमें ही लिखते थे, या तो वर्ड स्प्रेडशीट या आपके पास जो है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड, तीन आपके लिए डेटा जहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते थे। आपके पास एक ही विंडो एक ही स्क्रीन पे होता था। वेरे अब क्या बना दिया गया है, टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री जैसे सेक्शंस होते हैं ना, वैसे बना दिया गया है। तो नॉर्मल है ये चीज, कोई और बाकी चीज नहीं है। दीज टास्क में रिक्वायर द कैंडिडेट्स टू टेक डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये पहले भी होता था, कहीं कहीं पे आपको किसी रिक्वायरमेंट में आपका रोल चेंज भी कर देता था, कहीं कहीं पे पूरे आप दी थ्रू आउट द केस स्टडी आपको एक ही रोल जो है कि दे देता था। ये अभी भी एप्लीकेबल है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। The number of marks allocated to all these tasks will add up to 100 in total. Within the total marks available, there are 20 professional skills marks. Most tasks will contain professional skills marks. All tasks must be completed। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आपको ये बता चुका हूँ पेपर स्ट्रक्चर में कि 20 आपके प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और सारे सवाल आपके लिए कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल वगैरह कोई सिनेरियो नहीं है। द एग्जामिनेशन is of 3 hours and 15 minutes bed duration, but this includes reading, planning, and reflection time. This time can be used flexibly at any time during the exam। वैसे आपको जब 4 आवर बेस्ड होता था तो नॉर्मली ये गाइड किया जाता था कि भाई पहले आप 40 to 45 मिनट्स इसको पूरे सिनेरियो को पढ़ने के लिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि 45 मिनट्स का आपको अब ये दे दिया गया था। पहले कितने 4 आवर्स बेस का पेपर होता था जब आपको फिर नहीं होता था। तो टेक्निकली आपको 45 मिनट दिए जाते थे कि एग्जामिनर की तरफ से कि भाई आप पूरे सिनेरियो को पढ़ें, बाकी आप पढ़ें। वेरे ये एग्जामिनर ने नहीं किया था कि भाई नहीं आप पढ़ेंगे ही 45 मिनट, ये गाइडेंस दी जाती थी। वेरे आप पढ़ते जाएं और सवाल लिखते जाएं, भी आपके लिए मसला नहीं था। आप 4 आवर्स को के तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते थे, और यही बेस्ट तरीका होता था कि आप साथ साथ करते जाएं।
क्योंकि आप 45 मिनट लगा देंगे पढ़ने में, आप फिर आपको क्लिक हुई नहीं हुई चीजें आप पढ़ते जाएं, पहले रिक्वायरमेंट देखे जाएं। लेकिन अब वो चीज थोड़ी इरेलीवेंट हो जाती है, मैं आपको उस टेक्निक को लेके जाऊंगी कि अभी हमारे पास 4 आवर बेस्ड एग्जाम है नहीं। मैं आपको जब टेक्निक बता रहा हूँ तो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब आप सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे पास पेपर्स की, तो मैं आपको वहां पे गाइड कर रहा हूँ कि चीजों को हमें कैसे लेके चलना है। अब हम आते हैं, चलें भाई, आपको मैं थोड़ा सा टूर करा देता हूँ सीबी प्लेटफॉर्म का कि आपको वो थोड़ा दिखता कैसा है। आए भाई। सबसे पहले आप लॉगिन कर देंगे अपने भाई सीबी प्लेटफॉर्म को, नॉर्मल गूगल करेंगे भाई एसएससी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, तो आपको मिल सा जाएगा, और अपने अपने आईडी एसएससी के क्रेडेंशियल्स डालने हैं तो वो आपको मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आपने करने हैं असाइन द एग्जाम यू वांट टू प्रैक्टिस। अब आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम एसबीएल की बात कर रहे हैं तो भाई आप क्या करेंगे, एसबीएल को जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसी से ऑफिशियल रिसोर्सेस आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी आ जाती है, प्रैक्टिस एग्जाम आपके पास आ जाता है, और आपके पास स्पेसिमेन एग्जाम आ जाता है। स्पेसिमेन एग्जाम में आपके पास फिर ये चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के आपके पास मैक्सिमम आपके पास 15 से 16 आपके पास पास्ट पेपर्स होंगे प्रैक्टिस में। आप पास, अब यहाँ पे पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको स्पेसिमेन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने आप को असाइन कर जाएंगे, आपको आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे वो, जब आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और आप यहाँ से आप लॉग इन करके आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं किस तरीके से। भाई ये देखें, जैसे हमने यहाँ पे खोल दिया है एसबीएल स्पेसिमेन वन वैलिड फ्रॉम सितंबर 2023, जो आपका प्री सीन बेस्ड। अब प्री सीन आपके पास पहले ही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में भी आपके पास इस तरीके से चीजें आपको दी गई होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं टास्क 1 है, प्रीवियसली मैंने आपको क्या बताया था, नीचे भी स्क्रीन में मैं आपकी चीजें कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज हाईलाइट की हुई है मैंने, देखे इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट क्या दिया हुआ है, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट employed by PSS to advise the PSS board of director on various strategic project and initiation। जहां पे आप अब यूज कर रहे होंगे फॉर्मेट्स वगैरह, फ्रॉम में आप क्या लिख रहे होंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। आपका यहाँ पे रोल क्या है, सब हो सकता है टास्क 2 में आपका रोल शायद चेंज कर दिया गया होगा, नहीं कर दिया गया होगा, तो आप यही थ्रू आउट द केस स्टडीज लेके चलेंगे आप अपना। तो ये कुछ चीजें हैं आपको बताने वाली कि एग्जाम में आपके पास चीजें कैसे होती हैं, ये आपको टू फेमिलराइज यूर सेल्फ, आपको फेमिलराइज कराना था कि एग्जाम आपके पास रियल एग्जाम कैसे दिखता है। आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं इससे, आपके पास सब चीजें अवेलेबल होती हैं। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होता है, आपको सजेस्टेड ये है कि आप अपना कैलकुलेटर लेके जाएं, वो ज्यादा वो अच्छा अच्छा होता है। टास्क 2 पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट करना होगा मेरे भाई। ये कुछ डेटा दिया जो हो जाता है, और ये आपके पास एग्जिबिट्स हैं, और यही एग्जिबिट्स आप थ्रू आर टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 आपके पास आ जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे टास्क 2 चेंज हो जाएगा, ये डेटा भी चेंज नहीं होगा, ये डेटा भी चेंज नहीं होगा। टास्क 2 सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट सारी जो है कि चेंज हो जाएंगी बस, बाकी और कोई कुछ चीज चेंज नहीं होगी। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये स्क्रीन क्या शो कर रही है, रेस्पॉन्स ऑप्शन आर गिवन विच यू हैव टू गिव योर आंसर। आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, आपके पास स्प्रेडशीट है, आपके पास स्लाइड्स है, आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपना डेटा किसी भी फॉर्मेट में फिलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे एसबीएल में आपके पास नॉर्मली स्प्रेडशीट का बहुत ही रेयर है यूज होना, कि कैलकुलेशन वगैरह वो इन डेप्थ इतनी हमारे पास नहीं आती, तो वो उसका यूज होना बहुत ही थोड़ा कम होगा, आपके पास यूज होने का चांसेस बहुत कम है। आपके पास ज्यादातर स्लाइड्स का, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट जरूर देता है, और ज्यादातर आपका चीजें क्या पे कहाँ पे हो रही होंगी, वर्ड पे हो रही होंगी। ये स्क्रीन आपको शो क्या कर रही है बेटा, मल्टीपल स्क्रीन कैन बी ओपन एट वन टाइम। अब ये चीजें ऐसी हैं,
मैं पता नहीं कौन सा एग्जाम एग्जाम दे रहा था फंडामेंटल का, तो प्रोफेशनल के भी साथ होते हैं जैसे आपका एग्जाम। मैं हैरान हुआ था क्योंकि फंडामेंटल में आपके पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं खोलती थी, उस वक्त कब खोलती है तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं देख रहा हूँ एक बच्चा मल्टीपल स्क्रीन खोल के बैठा है। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है। मैं खुद हैरान हुआ था, तब पता चला था कि भाई प्रोफेशनल एग्जाम में ये चीज हम कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल एग्जाम में आप मल्टीपल स्क्रीन खोल के साथ में बैठ सकते हैं। अब होता क्या है, आपको लेट सपोज ये जैसे वन वाली पीछे पड़ी है, आपको ये चाहिए तो आप इसको क्लिक जैसे करेंगे तो ये आपके फ्रंट पे आ जाएगी। ये चीज एक नॉर्मल सी चीज है, हो सकता है आपको नाम पता हो, तो मेरा काम है आपको बेसिक चीजें भी बता देना। तो आप मल्टीपल विंडोज को साथ में खोल के यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, रीजन ऑफ फेल्यूर। अगर आप में से कोई बैठा हुआ है जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुका है, तो उसके लिए रीजन, या जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये एज एन पहले ही दूसरों की गलतियों से सीख के भाई हमें क्या करना है ताकि हम वो गलतियां अवॉइड करें और हम अपना रिस्क कवर करें, हम अपना बार बार पैसा ना डुबाएं। लेस टेक्निकल नॉलेज, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। में आपको बताता हुआ जाता हूँ क्लास जो रिकॉर्डेड है आपके, कि भाई क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जरूर आपकी रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई होने का मतलब ये है कि मैं ये हमेशा बताता हूँ, एक तो रट्टा ये होता है कि बड़बड़ 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 करके दे दिया आपको, कोई चीजें पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं पता। मैं अगर पेस्टल की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ याद है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का देखें, अब आपको बेसिक ही नहीं पता पॉलिटिकल से रिलेटेड, यार कुछ क्या करना है क्या करना है, ये रटा है। पॉलिटिकल से रिलेटेड आपको ये पता चला कि भाई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज, टैक्स आ रही हैं, इंसेंटिव आ रही हैं, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, ये है चीजें। आपने भले बेसिक पे आपका रट्टा लगा हुआ है, लेकिन आपको पीछे क्या है, पूरा बैकग्राउंड है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। रट्टा इस सेंस में मैं बोलता हूँ जिसकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश के मसले मसाइल हैं, वो थोड़ा रट्टा लगाएंगे तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आपके पास जबान पे चीजें रटी होनी चाहिए। जैसे मैंने पॉलिटिकल बोला, आप बता दें कि यार सर अगर गवर्नमेंट का कोई टैक्स आ रहे हैं, इंसेंटिव आ रहे हैं, कोई ग्रांट्स आ रही हैं, कोई सब्सिडीज मिल रही हैं, कुछ ऐसा आ रहा है हमारे लिए, आइदर वो इम्पेक्ट फेवरेबल जा रहे हैं या ने हमारे लिए अनफेवरेबल जा रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं बिजनेस के लिए, हमारा टेक होम अमाउंट कम हो जाएगा, हमारे लिए बिजनेस के लिए मसले मसाइल आ जाएंगे, हमारे कैश फ्लो पे फर्क पड़ेगा, तो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट हम जिस सेक्टर में भाई सब्सिडीज दे रही है, फेवरेबल पॉइंट है, हम अच्छे से वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें इनकरेज कर रही है, हम हमें क्या है गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज आप लैक कर रहे होंगे तो बेटा आप कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे। तो टेक्निकल नॉलेज आपकी भरपूर होनी चाहिए। नॉट लिंकिंग ऑफ आंसर विद एग्जिबिट, ऑलवेज लिंक योर आंसर विद द एग्जिबिट बाय कॉपी पेस्ट। अब आपको देखिए, बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक तो आप नकल, पहले तो आपको नकल करने नहीं आ रही, एग्जिबिट में क्या रिलेवेंट डेटा दिया हुआ है। अब आपको लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इस चीज का इंसेंटिव दे रही है या सब्सिडी दे रही है, आपने वो पॉइंट उठा के पहले करा कॉपी पेस्ट। आपने क्या करा, कॉपी पेस्ट, क्या हो जाएगी, लिंकिंग हो जाएगी मेरा बेटा। वो कॉपी पेस्ट जरूर करना है, एग्जामिनर के खुद की थोड़ी बहुत वर्डिंग्स होंगी, अब उसको एज इट इज नीचे वाला पॉइंट आपका वही करेगा, ओनली कॉपी पेस्टेड नॉट एडेड योर ओन पॉइंट। आपने बोल दिया कि भाई आपने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, इससे हमें फायदा होगा, आपने सिर्फ ये लिख दिया, नॉट इनफ। नॉट इनफ बेटा, ये तो सिर्फ ये हो गया ना, फिर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने भाई एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ अ पॉइंट यू एडेड, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस और एनी इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इन द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। आपने थोड़ा उसको दे दिया कि एक आध लाइनें चिपका दी, अच्छा भाई सब्सिडीज मिल रही हैं, हम अपनी चीजों को इस तरीके से मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट खुद सपोर्टिव है, तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे थोड़े अपने, हम बेहतर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। एसबीएल का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। हम लॉन्ग टर्म, आप जितना लॉन्ग टर्म का वर्ड यूज करेंगे आपको एग्जामिनर उतना ही खुश होके मार्क्स देगा। कहने की बात, आप अपना पॉइंट कुछ ना कुछ डालेंगे, उसको थोड़ा जो कॉपी पेस्ट किया है उसको आगे द लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया उसको एग्जामिनर को लगे
ऐसा ना बना दिया कि भाई आपने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरे को भी पता है कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आप अपना कुछ ना कुछ उसको सजावट करेंगे। मोर टाइम टू अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम। तकरीबन ऐसा होता है, हम पहली रिक्वायरमेंट में अपना बहुत टाइम कंज्यूम कर देते हैं। बेटा आपने टाइम एलोकेशन अच्छे से करनी है अपनी। एसबीएल का थोड़ा ये आ जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके पहले टास्क में कितने मार्क्स के लिए आपका सवाल पूछेगा, क्योंकि आप फिर प्री प्लान कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ आपके एग्जाम्स में पहले पता होता है कि भाई पहले ये जो कि 50 मार्क्स का आएगा तो मुझे तकरीबन इतना ही इसको टाइम देना है, दूसरा 30 का आएगा तो इसको इतना देना है, 20 का आएगा तो इतना देना है। वेरे थोड़ा ये लेक होता है। आप उसको शुरू के 102 मिनट में आपने टास्क की रिक्वायरमेंट लिख दी, आपने देख लिया कि भाई ये 30 मार्क्स का है, आपने उसको अकॉर्डिंगली आपने टाइम एलोकेट कर दिया, भाई इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, तो उससे आप चीजों को कर सकते हैं। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को, जब थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे आप, जैसे ही आपने कोई पास पेपर प्रैक्टिस के लिए खोला, आपने देख लिया, आपने टाइमर लगा दिया, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। हो सकता है पहले पहले जब आप करें कैलकुलेशन करने बैठे आपको 5 मिनट लग जाए, यही 5 मिनट रिड्यूस हो गए। प्रैक्टिस का बेटा मतलब क्या है, आपको अपनी चीजों को एनहेंस करना है। जो चीज आपको शुरू में 5 मिनट लग रहे हैं उसको कोशिश करके 2 से 1 मिनट में लेके आओ, ताकि आपके लिए चीजें एग्जाम में जब आप रियल एनवायरनमेंट में बैठे हो तो आपका टाइम सेव हो रहा हो। लीव द क्वेश्चन इस टाइम इज अप। जैसे ही आपने टाइम एलोकेट किया हुआ, भाई आपने सोचा हुआ है कि भाई 30 मिनट में जो इसको पर्टिकुलर 50 से 60 मिनट लेट सपोज देने, आपने कुछ भी टाइम एलोकेट करा हुआ है। आपने जैसे जब मार्किंग स्कीम के टाइम पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितना किसी पर मार्क्स के हिसाब से आपको कितना टाइम एलोकेट करना है। लेट सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने भाई आधे घंटे का ले दिया कि इसको मुझे आधे घंटे का टाइम देना है पहली रिक्वायरमेंट को। जैसे आधा घंटा हुआ बेटा उड़मचू हो जाए, अब आप पे यहाँ पे गेम होता है। आपको पता है यार सिर्फ एक पॉइंट रहता है और मैं इसको 2 मिनट में कवर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो बेटा लिख लो, 2 मिनट लगा दो, मसला नहीं है, लिख दो। आपको पता है यार इसमें ज्यादा चीजें रहती हैं, मुझे 5 से 10 मिनट और लग जाएंगे, तो उसको बेटा छोड़ के अगली रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। क्यों ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है बेटा आपको पेपर में आप श्योर नहीं होते जो चीज आप लिख रहे हो वो आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। आपने पूरा टाइम इसको दे दिया और आप श्योर भी नहीं है आपने इसमें सही लिखा है या नहीं लिखा है, अवेयर आपको लग रहा है सही है, हो सकता है आप गलत लिख रहे हो, तो कोशिश करके दूसरे पे आ जाओ, हो सकता है वो आप सही लिख लो। तो ये मेंटेलिटी रखोगे ना तो उस पे आप अपना टाइम पर्टिकुलरली लगाओगे। एंड में जब बच जाता है, अगर लेट सपोज टाइम आप किसी टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप वापस आ जाओ, थोड़ा बहुत जो रहता है उसमें फिर जो है कि जितना कर सको एंड में वो कर लेना। इस चीज को फॉलो करोगे तभी कामयाब होगे आप, क्योंकि हम एग्जाम टाइम पे प्रेशर होता है तो ये चीजें हमसे नहीं हो पाती। लेकिन प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे उसमें ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो आपके लिए चीजें फिर डिफिकल्ट नहीं होंगी। स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूर अंडरस्टैंडिंग। भाई मेरे एग्जाम में जो भी चीज आ रही होगी आपको पता है कि आपके लिए क्या चीजें इजी हैं, आपको पेस्टल याद ही नहीं है, आप पेस्टल के लिए लगे हुए हैं, छोड़ दो भाई। पेस्टल याद है आपके लिए, पेस्टल आ गया है, पेस्टल शुरू करो। आपके पास दूसरी समझ नहीं आ रही, पेस्टल को तो कम से कम अच्छे से भाई टैकल कर लो, बाकी दूसरे को फिर कर लेना। वो जैसे करोगे आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको चीजें फिर थोड़ा खुद ब खुद आप अंडरस्टैंड करना, आपकी मोटिवेशन जैसे आप पेपर को थोड़ा बहुत करते जाओगे, आपने सोचा भाई चलो 20 से 30 मार्क का हो गया, आप थोड़ा बूस्टअप हो जाएंगे। चलो यार 20 से 30 का 30 मार्क का हो गया, मैं इसमें 20 तो लेके आऊंगा, बाकी अगले को करते हैं, हमें भाई 30 और का अच्छे से करना है, कम से कम सेफ जोन में तो लेके जाएंगे आप अपने आप को। तो इस तरीके की चीजें आपको ड्यूरिंग द एग्जाम आपको प्रेशर के टाइम पे सोचनी होती है और टेकल करके आपको निकलना होता है। उसके बाद हम आते हैं चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023। क्या चेंजेस आए हैं भाई? नो चेंजेस इन सिलेबस, ओनली पेपर पैटर्न हेयर चेंज। तो कोई घबराने की बात नहीं है, प्रीसीन का बात आ गई है, वो आपको पता है। एडिशनल इन्फो एग्जिबिट्स एंड टास्क विल बी गिवन ऑन द एग्जाम डे। वैसे भी आपके पास एग्जिबिट दी जाती थी, बताने का मतलब ये है कि सिर्फ प्री सीन ही आपके पास डेटा नहीं है, आप सोच रहे हो कि इससे ही पूरा एग्जाम बनेगा, कुछ ना कुछ वो एडिशनल थोड़ा बहुत डेटा एग्जाम के डे पे भी देगा। 3 टास्क एंड 3 to 4 एग्जिबिट्स ओनली रिड्यूस। पहले बेटा क्योंकि आपके पास अभी डेटा पूरा प्रीसिंग में आ जाता है, तकरीबन थोड़े बहुत एग्जिबिट्स आ जाते हैं, वेर एज आपके पास प्रीवियसली 6 से 7 कभी 8 भी एग्जिबिट दे देता था, और प्रीसीन का जो डेटा अभी प्रीसीन में आ रहा है वो पूरा इन एग्जिबिट्स में दिया जाता था। पेपर ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3 hours and 15 minutes ड्यू टू प्रीसीन, ये आपका मैं पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ।
ईच प्रोफेशनल स्किल विल बी टेस्टेड ओनली वंस एंड विल बी फॉर 4 मार्क्स। आपके 5 टोटल प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं, और टोटल 5 टोटल प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आपके ईच टेस्टेड फॉर 4 मार्क्स, और एक ही बार टेस्ट होगा। वेयर एज प्रीवियसली क्या होता था, 2-2 मार्क्स के लिए भी एग्जामिनर पूछता था और मल्टीपल टाइम्स और हर हर जगह पे पूछ रहा होता था। फिर अब ये आपके लिए चेंज आ गया है कि भाई एक ही बार पूछा जाएगा और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। टास्क विल नो लॉन्गर बी आंसर्ड एज अ सिंगल वर्ड रेस्पॉन्स टूल। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था एक ही आपका वर्ड टूल में आपके टास्क पूरे के पूरे 100 मार्क्स हम उसमें बना देते, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड वाली रिक्वायरमेंट को छोड़ के। ईच टास्क विल हैव अ सेपरेट आंसर शीट। अब आप टास्क 1 पे जाएंगे, टास्क 2 में जाएंगे, टास्क 1 का आप अपने उसके रेस्पॉन्स में डालेंगे, टास्क 2 का उसके अपने रेस्पॉन्स में डालेंगे, अलग अलग विंडो में जाएगा वो। प्री सीन मटेरियल विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द एग्जाम डे ऑन द सीबीई प्लेटफॉर्म। जो आपका ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, मैं आपको और सीबीई के जो स्क्रीनशॉट से वहां पे दिखा चुका हूँ। सॉरी। बस बेटा हम एंड करने वाले हैं थोड़े टाइम में, आपको कोई सवाल आते हैं आप पूछ सकते हैं। स्टडी प्लान हम कैसे लेके जाएंगे चीज़ों को, बस एंड कर देंगे। वेट अ सेकंड। स्टडी प्लान हम कैसे लेके चलेंगे? यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। बेटा जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अब वीडियो लेक्चर्स में आपका पूरा टेक्निकल नॉलेज सिलेबस आपका कवर कर दिया गया है। आपके पास पेपर्स वहाँ पे भी बहुत सारे कवर कर दिए गए हैं। आप उनको जितना जल्दी कवर करेंगे इससे होगा क्या, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और आप पास पेपर जब हम साथ में बैठ के करना शुरू करेंगे एसबीएल के, तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होंगी। 24/7 हेल्प विल बी प्रोवाइडेड इंशाल्लाह। सोने के टाइम के अलावा कोशिश करके आपका जब भी क्वेरी आएगी आपकी ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर दी जाएगी। विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। भाई लाइव क्लासेस हम करेंगे जिसमें पास्ट पेपर्स कोई ऐसी चीज नहीं आ जाएगी तो हम डिस्कस कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू यूअर डिमांड। जैसे बच्चे बोल रहे होंगे कोई भी चीज में डिफिकल्टी आ रही है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिफिकल्टी डिस्कस करके आपको बता दिया जाएगा कि भाई कब हम क्लास कर रहे हैं। स्टार्ट प्रैक्टिस एसबीएल क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप सिलेबस कवर कर लेंगे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे एसबीएल के पास पेपर करके, आप फिर मुझसे चेक करवाएंगे। क्या करवाएंगे? चेक करवाएंगे। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हम साथ भी कर रहे होंगे। मेरा करवाना और आपका करवाना फर्क है बेटा, मैं करूं ना करूं मेरा फर्क नहीं पड़ता, मैंने एग्जाम दे के निकाल दिया है। आपका अब टाइम है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख के ड्राफ्ट करके मुझे भेजेंगे, मैं आपको चेक करके फीडबैक दे दूंगा विथ मार्क्स, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं आपको पूरा वो चीजें बता रहा हूँ। ग्रैंड रिवीजन ऑफ ऑल important टॉपिक्स एंड summary notes will be provided inshallah at the end, and pre-seen material will be discussed। आपको भाई पूरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी ग्रैंड रिवीजन एक करा दी जाएगी। इसकी शर्त यह है कि पहले आप पूरा सिलेबस तो कवर कर लेंगे और अच्छे खासे पास पेपर्स कर लेंगे, ताकि हम फिर जो है कि ग्रैंड रिवीजन करेंगे। टेक्निकल नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टडी बुक कंटेंट, आपको जो बुक दिया गया है वो कंटेंट आप अब नीचे हम देख रहे हैं क्या है भाई। इसको मैं छोटा करके आपको पूरा एक ही बार में दिखाता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा, सॉरी, चैप्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन टू दी एसबीएल एग्जाम हम पढ़ेंगे।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है तो स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखेंगे। एक बेटा क्या है स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनालिस्ट, क्या है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, तो उसके लिए उसको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली आपको एनालाइज करना होगा चीजों को, वो चीजें करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज देखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड चीजें देखेंगे, इनएबलिंग सक्सेस एंड चेंज मैनेजमेंट देखेंगे, फाइनेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप गवर्नेंस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑडिट, वेरियस फॉर्मेट्स जो कि आपके रिकॉर्डेड क्लासेस में फर्स्ट क्लास में आपकी ये चीजें कवर कर दी गई हैं, फॉर्मेट्स भी मैंने आपको वहां पे बता दिए गए हैं। लेकिन ये आपके बुक का कंटेंट, ये नंबर हो सकता है आपका चेंज होता रहे एक दो, कभी मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता हूँ। 129 है, हो सकता है 130 या 131 हो जाए, वो मसला नहीं है या नहीं होना चाहिए आपको। ये मैं आपको जो प्रेजेंटेशन स्लाइड वाइज चीजें बता रहा था, तो यही चीजें आपकी ऐसे ही जाती हैं। पहले चैप्टर का नाम है और हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, द स्ट्रेटेजिक लीडर, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होता क्या है वो देखेंगे। फिर आपके प्रोफेशनल एग्जाम आपके पहले ही क्लास में कवर कर दिए गए हैं। आपका अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपका पहली क्लास में ही 20 मार्क्स आपके बेटा कवर कर दिए गए हैं। क्योंकि बच्चा कम से कम थोड़ा तो कॉन्फिडेंट हो कि भाई कवर हो गया आपका ये, बाकी हमारा रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 80% थ्रू आउट दी हम चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे। बेटा ये ऐसी चीजें प्रोफेशनल एग्जाम्स प्रोफेशनल स्किल्स जो है कि थोड़ा एक अलग पोर्शन बन जाता है, इसको आप डेफिनेशन वाइज समझ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये रियल वर्ल्ड में आपको आप यूज करते हैं ये रोजमर्रा की चीजों में। कम्युनिकेशन आपको किससे किस तरीके से बात करना है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आप क्या करते हैं, ईमेल्स वगैरह क्या टोन रखना है, किस तरीके से बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसको ही बोलते हैं। जो फॉर्मेट एग्जामिनर ने बोला हुआ है उसी फॉर्मेट में जवाब देना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। वो आपका इन डेप्थ यहाँ पे कवर हो रहा होगा। चैप्टर 2 में मेरा बेटा क्या है आपके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस और स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे वहां पे। उसके बाद चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ रहे होंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ रहे होंगे और शॉर्ट एनालिसिस आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे आपका ये आज ओरिएंटेशन क्लास सम अप होती है और यहाँ पे खत्म कर रहे होंगे हम। कुछ बेसिक सी चीजें और भी हैं, क्योंकि एसबीएल को जो है कि मैं आपको बता दूं, एसबीएल को कॉमन सेंस बेस्ड पेपर बोला जाता है आपका, कॉमन सेंस बेस्ड आपका एग्जाम बोला जाता है। अगर आप टेक्निकल नॉलेज कर लेते हैं और आपके पास प्रैक्टिकल, अब कॉमन सेंस आपका कहाँ से डेवलप हो रहा होगा मेरा बेटा, देखें ये और अच्छा इस पेपर को आपको सीएफओ लेवल का पेपर माना जाता है। क्या, आप एग्जामिनर को आप जब आंसर अपना लिख रहे होते हैं, वो आप किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं भाई, एग्जामिनर को लिख रहे हैं, नहीं एग्जामिनर को नहीं लिख रहे हैं, आप किसको लिख रहे हैं, सीएफओ, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप लिख रहे हैं, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं। आप जब ड्राफ्टिंग भी आएंगे आपको पता चल रहा होगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐसे ही बनाता है कि भाई प्रेजेंट टू प्रेजेंट रिपोर्ट टू द बोर्ड, आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसे बनाता है। तो एक तो आपको सीएफओ लेवल, एक सीएफओ कहाँ से बनता है, बेसिक से लेवल पे आपका वो डेटा एंट्री से शुरू करके आया हुआ होगा मेरा बेटा, वो जाके तब जाके इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद सीएफओ बना होगा। एक तो कॉमन सेंस बेस बना दिया मैंने, क्या बोला, कॉमन सेंस बेस, बहुत सारी चीजें। कॉमन सेंस आपका डेवलप कहाँ से हुआ हुआ है या हुआ हुआ होगा, टेक्निकल नॉलेज हम देखेंगे, पास पेपर देखेंगे, कहाँ पे कोई ऐसे सवाल आते हैं। सीएफओ लेवल तक अगर अब देखूं, कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो सीएफओ लेवल तक का होगा। तो सर हम कैसे टैकल करेंगे इस चीज को। मेरा बेटा आप आए हैं आपकी एसईसी की जर्नी को मैं देखूं, अगर MA1, FA1, भाई आपका MA2, आपका FA2, आपका F1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा बेटा कहीं पे ऐसा समझे, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बेसिक से आप एंट्रीज वगैरह करते हैं, फिर आप आते हैं थोड़ा एडवांस हो जाते हैं,
फिर आपके मेरा बेटा प्रोफेशनल के एग्जाम अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लेवल होते हैं ना मेरा बेटा, 3 मैनेजमेंट के लेवल होते हैं आपके। एक बेसिक जो है कि आपका एंट्री लेवल पे होता है, जो डे टू डे बेसिक पे चल रहे होते हैं। एक मैनेजमेंट लेवल होता है, टेक्टिकल लेवल होता है, और आपका थर्ड लास्ट स्ट्रेटेजिक लेवल होता है। कहीं ना कहीं आप चीजों से देखा जाए तो MA1 FA1 FA2 MA2 पढ़ के भाई आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, आपके फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बेसिक एंट्री का आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद आगे आने वाली जर्नी आप F1 F2 F3 आप जो है कि एडवांस रिकॉर्डिंग वेरिएंसेस वगैरह, जब F5 में आए आपने बजटिंग वगैरह सब चीजें देख के, F6 में टैक्सेशन देखा, F7 में आपने फिर एडवांस आपने स्टैंडर्ड्स वगैरह, रिपोर्टिंग, फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन, ये सब चीजें आपने पढ़ी। F8 में आपने ऑडिट का एलिमेंट चेक किया। F9 में आपने NPVs वगैरह, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरी चीजें आप पढ़ के आए हैं। पूरी जर्नी आप तय करके आए हैं। अब आप टेक्निकल नॉलेज वाइज देखें तो आप एक CFO लेवल के लोग बन चुके हैं। आप सब चीजें करके आए हैं, आप अपना एग्जाम दे के आए हैं। अब उन्हीं चीजों को आपने क्या करना है, ऐसा समझे बेसिकली जब आ जाता है ना, CFO का काम होता है सब चीजों को रिव्यू करना और अपर लेवल पे डिसीजन मेकिंग और सब चीज करना। अब आप उस चीज पे, उस लेवल पे आ चुके हैं, तो उस सेंस में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है आपको। अब जब ये पढ़ रहे हैं ना पेपर, आपको लोगों को बताना है कि भाई मैं CFO लेवल का पेपर पढ़ रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होगा, और उस मोटिवेशन में आप चीजों को पढ़ेंगे इस तरीके से कि भाई CFO लेवल। आप सोचे आज से आपकी जर्नी है मेरा बेटा, आप CFO लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आपका डे ऑफ द एग्जाम होगा आपका, आपके लिए आपको एग्जाम मतलब देना है, आप ये सोचे कि यार अगर ये पास हो गया तो मैं एज एन CFO लग गया हूँ कंपनी में, CFO लगने के लिए। आपकी मोटिवेशन लेवल हाई होगी। आज फ्रॉम टुडे आप लोग क्या है मेरा बेटा, CFO लेवल के लिए आप तैयार होना शुरू हो गए हैं। आप अपनी मोटिवेशन लेवल उस लेवल पे लेके जाएं, फिर आपका सोचने का तरीका, पास पेपर को सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। पेपर को टेकल करने का तरीका ही आपका अलग हो जाएगा। उस लेवल पे आप अपनी सोच नहीं लेके जाएंगे, फिर आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर कुछ आपके सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर दी गई हैं। कहीं पे आपको हेल्प चाहिए, आप जो है कि मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, आपको ओरिएंटेशन वाले लिंक में मिल जाएगा। आपको कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, हेल्प हो, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ KNS में। कहीं पे भी आप एडमिन में रब्ता करें। किसी और पेपर के लिए गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम अवेलेबल है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।